धन्यवाद राजीव जी। आपने बात सही कही कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, और दोस्ती दुश्मनी दोनों की धाराएं चलती रहती हैं। लेकिन ये कुछ राजनीतिक गतिविधियों के लिए तर्क लागू होता है। राष्ट्र निर्माण के लिए सबकी दोस्ती आवश्यक है। चुनाव जीतने हारने के लिए आप दोस्ती दुश्मनी बनाते रहिए, लेकिन अब राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, समाज के निर्माण की बात करेंगे, देश को आगे बढ़ाने की बात करेंगे, तो सबके सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। आप किसी एक के प्रयास से इनकार नहीं कर सकते। आप जब भगवान राम जैसे व्यक्ति को भी राम सेतु बनाने की आवश्यकता पड़ी, तो गिलहरी ने उसमें योगदान किया। उस गिलहरी को भी आप खारिज नहीं कर सकते, उसके योगदान को आप खारिज नहीं कर सकते। और भगवान राम जैसे परम प्रतापी व्यक्ति ने भी उस योगदान को लेने से इनकार नहीं किया। यह भी नहीं कहा कि तुम्हारी क्या जरूरत है। जब आप ये देश की संसद का मतलब उसमें देश उपस्थित नहीं है। आपने कहा कि 234 सांसद, देश छोड़ दी, पूरा देश उपस्थित नहीं है। अगर उसमें राष्ट्रपति का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति मतलब पूरे देश का एक प्रतिनिधि। अगर राष्ट्रपति दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो हमारे पूरे मुल्क का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो किसी 2 4 10 व्यक्ति को या एक व्यक्ति को नहीं रिप्रेजेंट करते। राष्ट्रपति हमारा राष्ट्र का मुखिया और पूरे देश के एक एक नागरिकों का प्रतिनिधि है। अगर राष्ट्रपति उस आयोजन में उपस्थित नहीं है, उपराष्ट्रपति उसमें उपस्थित नहीं है, संसद के जो दूसरे सदन के प्रतिनिधि हैं, वो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, वो उपस्थित नहीं है, क्या विपक्ष के बगैर संसद की कल्पना कर सकते हैं आप? दुनिया किसी देश में जहां पे चुनाव है, गणतंत्र है या लोकतंत्र है, वहां विपक्ष के बगैर किसी संसद की आप उम्मीद कर सकते हैं आप? क्या ऐसा भी कहीं होता है? वो विपक्ष अनुपस्थित है, और न केवल उपस्थित है, उनको शामिल करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। तो आप एक आयोजन कर रहे हैं जिसमें देश की जनता ही मौजूद नहीं है। कुछ व्यक्ति विशेष, कुछ संवैधानिक पदाधिकारी, कोई राजनीतिक दल के लोग भले वहां मौजूद हो, लेकिन यहाँ वो देश की नुमाइंदगी नहीं है, देश का उपस्थिति नहीं है। और इस व्यवहार के नाते, इस व्यवहार से, इस राजनीतिक सोच से, इस कार्यशैली से आप राष्ट्र निर्माण नहीं कर सकते हैं। आपने नया संसद क्यों बनाया? कि हमारे जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उन जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, हम उसको और सुदृढ़ करेंगे। आपने सीटों की संख्या क्यों बढ़ाई? कि लोगों का प्रतिनिधित्व और ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। अगर संसद नई भवन के निर्माण का उद्देश्य यह था, तो उस प्रक्रिया को पालन करते हुए तो यह पूरा का पूरा उद्घाटन समारोह नहीं दिखता। सवाल तो संसद भवन के निर्माण के समय उठा था ना। क्या जो भारतीय संसद की आयु इस समय है, क्या इससे पुराने संसद भवन दुनिया के अन्य देशों में इस कार्य नहीं कर रहे हैं? क्या मौजूद नहीं है? क्या वहां पे संसदीय कार्यवाही नहीं चल रही हैं? अगर इतने पुराने और भारत जैसे कम विकसित राज्यों में और भारत जैसे ज्यादा विकसित राज्यों में भी अगर वो संसद भवन मौजूद है और उनको रख रखाव पर रखा गया और वहां संसदीय कार्रवाई चल रही है, तो हमारे पास 2200 करोड़ रुपए खर्च करने की आवश्यकता थी, वो अभी उस समय जब पूरी दुनिया में मंदी की स्थिति है। आप ये कहते हैं कि रोजगार के अवसर नहीं बन रहे हैं, आप ये कहते हैं कि लोगों की क्रय शक्ति घट रही है, आप ये कहते हैं कि तमाम तरह की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उस आर्थिक गतिविधियों को आप संचालित नहीं कर पा रहे हैं, रोजगार के अवसर सृजित नहीं हो पा रहे हैं। जो आपने किसानों को, व्यापारियों को, युवाओं को, छात्र छात्राओं को आपने आश्वासन दिया था, वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे दौर में 2200 करोड़ रुपए आप खर्च करें एक नए संसद भवन के निर्माण के लिए बिना अतार्किक रूप से, सवाल तो ही पैदा हुआ था। चलिए साहब, आपने बना, इसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि सरकार ये जो नया संसद भवन बना है या उस समय बना था जब सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे। ये तो ऐतिहासिक तथ्य है। लेकिन अगर आप सबको समाहित करते हैं, सबको आमंत्रित करते हैं इसमें, तो ये आयोजन, उसकी गरिमा और बढ़ जाती है। और लोगों की उपस्थिति से ही आप गरिमा बढ़ा सकते हैं। अगर आप यह कोशिश कर रहे हैं कि इस संसद जैसी महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक संस्थाओं को अस्तित्व में लाने, इसको मजबूत बनाने, इसमें जनप्रतिनिधित्व को बढ़ाने और इसकी कार्रवाई को मजबूत बनाने के लिए जिन लोगों का योगदान है, आप उनके योगदान को खारिज करने का प्रयास अगर आप कर रहे हैं, तो यह आपकी राजनीतिक शैली हो सकती है जिसको देश स्वीकार नहीं करेगा। और अगर देश के सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से अगर आप आंख बंद किए रहेंगे तो आप तो घिरते ही जाएंगे ना। अगर 20 राजनीतिक दल संख्या नहीं है केवल,
ऐसा नहीं कि आप कहिए कि 20 राजनीतिक दल उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं और 25 राजनीतिक दल उसमें शामिल हो रहे हैं। सवाल ये संख्या का सवाल नहीं है। 21 राजनीतिक दल उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं और 24 राजनीतिक दल उसमें शामिल हो रहे हैं। सवाल संख्या का नहीं है, सवाल है कि ये राजनीतिक दल कितने बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस देश के कितने बड़े भूभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर वहां बिहार मौजूद नहीं है, अगर वहां राजस्थान मौजूद नहीं है, अगर वहां तमिलनाडु मौजूद नहीं है, अगर वहां कर्नाटक मौजूद नहीं है, अगर वहां पश्चिम बंगाल मौजूद नहीं है, अगर वहां झारखंड मौजूद नहीं है, तो देश का कौन सा हिस्सा मौजूद है? और इतने बड़े देश की गैर मौजूदगी में देश की इतने बड़े लोकतांत्रिक संस्था के उद्घाटन को आप गरिमामय कैसे बढ़ा सकते हैं? और आप भले ना बोले, आपने कहा कि ना सम्मानित प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं होता कि आपके न बोलने से मुद्दे खत्म हो जाते हैं। मुद्दे अगर आप, इसका मतलब यह कि जो मुद्दे हैं, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, उन मुद्दों पर आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, आप उस पर निरुत्तर हैं, आपके पास उसका कोई तर्क नहीं है। अगर जंतर मंतर पर बैठी हुई इस देश की धरोहर प्रतिभावान महिला पहलवानों के मुद्दे पर अगर आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, गोया कि आप निरुत्तर हैं और आप घिरे हुए हैं। और आप आंख बंद करके, आपके आंख बंद कर लेने से पूरा 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 का पूरा देश इन मुद्दों को भूल जाएगा, ऐसा होता नहीं है। अगर विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि पिछले 9 सालों में आपने किया क्या, अगर ये कहीं होता है, हमने तो नहीं देखा ना। ऑस्ट्रेलिया में किसी देश का या किसी देश में किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष भाषण देकर के आवे और वहां का मीडिया उसके खिलाफ सवाल उठाना शुरू कर दे, ये तो कभी नहीं होता रहा। ये महत्वपूर्ण सवाल है। आप अपनी पीठ थपथपा लीजिए कि हमने क्या किया। अगर ऑस्ट्रेलिया में सम्मानित प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद वहां का मीडिया वहां के प्रधानमंत्री से सवाल पूछता है कि आप इनके साथ कैसे खड़े हो गए, तो ये सोचना पड़ता, आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप जिस बात के लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं वो आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपको एक कार्यशैली अपनानी चाहिए कि नहीं अपनानी चाहिए। आप उन सवालों का आपको जवाब देना पड़ेगा कि जिस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आप वहां जा रहे थे, अगर वो सम्मेलन स्थगित हो गया था तो वहां जाने की जरूरत क्या थी? क्या अगर आप लोकतांत्रिक देश के मूल्यों और परंपराओं का पालन करता हुआ कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस तरह का निर्णय ले सकता है क्या? आप किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि नहीं है, इस भारत गणतंत्र के प्रतिनिधि हैं, तमाम नागरिकों के प्रतिनिधि हैं, तो इसकी जवाबदेही तो आपके ऊपर बनती ही बनती है। आप अपने देश के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन मुद्दों की अवहेलना करके दूसरे देश में जाकर के अगर आप कोई बात करते हैं तो उससे आपको राजनीतिक लाभ लगता होगा कि आपको मिल रहा है, आप अपना गौरव गान कर लीजिए। इसलिए अगर आप स्वदेशी मुद्दों की अवहेलना कर रहे हैं, दुनिया के तमाम देशों में भारतीय लोगों के साथ उठ रहे जो सवाल है उनकी अवहेलना कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाकर आप सवाल क्यों नहीं उठाते कि हमारे देश के 5 राज्यों के जो विद्यार्थी वहां जा रहे हैं उन पर आपने रोक कैसे लगा दी? सवाल इस बात का है ना, हम किस बात के लिए वहां जाते हैं कि जो भारतीय नागरिक उस संबंधित देश में जो समस्याएं झेल रहा है, जिस तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं, उन सवालों को उठाया जाए। अगर आप उन सवालों को नहीं उठाते हैं तो यह आपकी उपलब्धि नहीं मानी जा सकती। और आप सवालों, अगर नीति आयोग में 10 राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं शामिल होते हैं तो शामिल कौन है वहां? और वो जो 10 राज्य हैं वो उस तरह के राज्य नहीं, वो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ नहीं है, वो एक बड़ा भूभाग है इस देश का, बड़े जनसंख्या है, जन समुदाय है जिसके प्रतिनिधि हैं जो नीति आयोग में शामिल नहीं हुए। अगर नीति निर्माण के प्रक्रिया में इतने बड़े क्षेत्र के जनप्रतिनिधि शामिल नहीं होते हैं तो कौन सी नीतियां बना रहे हैं? और अगर क्या इतने बड़े क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लिए बगैर आपके नीति निर्माण की कोई प्रक्रिया, उसका समर्थन किया जा सकता है? क्या वो तार्किक कहा जा सकता है? क्या वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? यह आपको विचार करना पड़ेगा। और अगर इन मुद्दों को लेकर के भी अगर आपके मन में हलचल नहीं है तो निश्चित रूप से आप घिरे हुए हैं, और आप इस तरह से घिरे हुए हैं कि आपके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आप कृत्रिम तरीके से अपने आप को आत्मविश्वास में रहने का दावा कर सकते हैं, लेकिन है नहीं। इतने बड़े सवाल हैं, इतने बड़े मुद्दे हैं इस देश के लोगों ने खड़े किए हैं जिन मुद्दों पर आपके पास आप निरुत्तर हैं, और इसीलिए आप हर चारों तरफ से घिरे हुए। ये स्थितियां कभी नहीं थी। आप याद कीजिए ना, आप 2014 याद कीजिए, 2019 याद कीजिए, ये हालात नहीं थे। लोग अब इस नीति निर्णय की प्रक्रियाओं में शामिल होते थे, उनको उम्मीद थी कि एक नया भारत बनेगा, क्योंकि आप नए भारत के निर्माण का आपने आश्वासन दिया था। आज वो जब लोगों को पूरा नहीं होता दिख रहा है तो लोग सब अपने आप को अलग कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि आप मुद्दों को का जवाब दिए बगैर आप अपने आप को विश्वसनीय नहीं बना सकते। लोगों के सामने खड़ी चुनौतियों का समाधान किए बगैर
आप लोगों का नेतृत्व नहीं कर सकते। देश के बड़े भूभाग को, देश के बड़े हिस्से को अपने न्यायिक अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किए बगैर आप उसको तार्किक नहीं बना सकते। देश के संवैधानिक संस्थाओं को, देश के संवैधानिक पदाधिकारियों को अगर आप नीति निर्माण की प्रक्रिया में शामिल नहीं कर सकते हैं तो वह उसको जन स्वीकृति के लायक आप नहीं बना सकते हैं। अगर आप खुद का महिमा मंडन कर, आपको लगता है कि महिमा मंडन कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को महिमा मंडित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतने सवाल खड़े होंगे जिससे तमाम आपकी जो कोशिश है वो खंडित रहेगी। जी बिल्कुल 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 खंडित रहेंगी, बिल्कुल खंडित रहेंगी, और वही हो भी रहा है। आना चाहता हूं जल्दी से